राजा ने जब अपनी पत्नी रानी आनी वहाँ एक राजा बेटी भी थी, राजकुमार की दुख भरी कहानी सुनी तो उससे कहा, अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के घर ले जाऊंगा। राजकुमारी ने बहुत निवेदन की कि मुझे मेरे जालिम पिता के सामने मत ले जाओ, वहाँ मुझे कत्ल कर देगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। आखिरकार वह मजबूर होकर अपने माता पिता के घर यानी राजा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने गुस्से से आकर अपनी बहुत बड़ी लश्कर तैयार की, साथ में राजकुमारी अपने 5 बेटों को भेजा, लेकिन खुद किसी दूसरे काम से दूसरे राज्य में चला गया। अपने खास आदमी मंत्री और वकील को राजकुमारी के साथ कर दिया और कहा कि तुम लोग दूसरे राज्य को चले जाओ, मैं पहली और दूसरी या तीसरी रास्ते पर तुमसे जरूर आकर मिलूंगा। मंत्री और सलाहकार राजकुमारी को लेकर लश्कर के साथ उसके माता पिता के राज्य की तरफ रवाना हो गए। शाम को होते होते उन्होंने मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। दासियों ने राजकुमारी का खेमा खड़ा किया। तब राजकुमार ने देखा कि मंत्री का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया। वाच राजकुमारी ने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी या एक राजा की बीवी हूँ। तुम अपना ख्याल यहाँ से दूर लगा दो। मंत्री ने कहा, पार्वती राजकुमारी राजा ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ भेजा है। अगर आपका या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? राजकुमारी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खेमा यहाँ से दूर कर कहीं और लगा दो। लेकिन मंत्री नहीं माना। खेमा लग गए, खाना वगैरह खाया गया। रात हो गई थी, थके हारे लोग सो गए। मंत्री के दिल में खोट था, उसे नींद नहीं आ रहा था। आखिर रात के 2 बज गए तो उठा और राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी पहले से ही भाप चुकी थी कि मंत्री बदजात की तरह नियत में खोट है। आहट पाकर राजकुमारी जग गई। देखा कि मंत्री है तो उसे ललकार कर बाहर निकलने को कहा, लेकिन मंत्री आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी ने कहा, ये बदजात मंत्री, तुम जानते हो कि मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की बीवी भी। ना मैंने बुराई की है और ना किसी का बुरा चाहा। मुझे इंसानों के सामने बदनाम मत करो और मेरे घर में से निकल जा। लेकिन बेगैरत और मंत्री नहीं माना। जब राजकुमारी ने देखा कि मंत्री किसी सूरत नहीं मार रहा तो उसने अपने बड़े बेटे को मंत्री के सामने किया, तुम्हें इस बच्चे की सर की कसम, उसे इस तरह मत करो। मुझे भगवान के वास्ते दिए गए। लेकिन कैरेक्टर लेस मंत्री दिमाग में हवस का भूत सवार था। वहाँ आगे बढ़ा और तलवार निकालकर एक ही बार के बच्चे का सर धड़ से अलग किया। राजकुमारी समझ गया कि बज्जात मंत्री बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उसने मंत्री से कहा कि तुम अब बिल्कुल भी नहीं चलोगे। मैं एक औरत हूँ, पवित्र हूँ। इस वक्त भी मैं भगवान के अस्त्र पहन रखे हैं। मुझे इतना खौफ मौका दो कि मैं अपने भगवान का अस्त्र निकाल दो, तब तुम्हारा जो दिल चाहे वहाँ करो। मंत्री ने कहा, जाओ और जल्दी आना। राजकुमारी खेमे से बाहर निकल गई। भागती हुई वहाँ से दूर एक बड़े झाड़ी के पीछे छुप गई और मंत्री कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश करने लगा लेकिन नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आंखें थक हार कर दोबारा राजकुमारी के खेत में दाखिल हो गया। बच्चे की लाश उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में आकर घुस गया। सुबह बहुत देर के बाद राजकुमारी अपने खेमे दाखिल हो गई। अपने बच्चे की लाश ना पाकर रोने लगी। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। चलते चलते शाम तक दूसरी मंजिल पर जा पहुँचे। फिर से दोषियों ने रानी राजकुमारी का खेमा लगाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने देखा कि मंत्री ने आज अपना खेमा बहुत दूर खड़ा करवाया, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि गुलाम एक और खेमा उसके खेत के करीब लगा रहे थे। राजकुमारी ने पूछा, यहाँ किसका कहना है? गुलामों ने जवाब दिया कि यहाँ वकील का कहना है। राजकुमारी ने वकील को बुलाया और कहा कि मैं एक औरत हूँ, तुम अपना ख्याल ना मेरे खेमे के करीब से हटवा दो। अच्छी बात नहीं है वकील ने कहा। राजकुमारी
राजा ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ किया है। आपको अगर और आपके सामने सामान को कुछ हो गया तो मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं वकील, तुम अपना ख्याल न कहीं दूर ले जाकर लगाओ, मेरे खेमे के साथ नहीं लगाना है। राजकुमारी पहले से ही मंत्री के हाथों पर मार खा चुकी थी, इसीलिए उस रात अपने पूरे होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात किसी के कदमों की आहट अपने खेमे की तरफ जाते सुन ली तो बिल्कुल सो करनी हो गई थी। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकार दिया, खबरदार, मेरे खेमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? निकल जाओ मेरे खेमे से तुम मुझे। लेकिन वकील अपने गंदे इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। राजकुमारी ने दोबारा उसे कहा, तुम जाते हो कि नहीं? एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की बीवी भी हूँ। मैं एक पवित्र औरत हूँ, इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो और अपने अंजाम का फिक्र करो। लेकिन उसका कैरेक्टर भी गंदा था, वहाँ कहाँ मानने वाला था। वहाँ आहिस्ता आहिस्ता इस तरह बढ़ने लगा। राजकुमारी समझ गई कि यहाँ इसकी नीयत में खोट है और अपने दूसरे बेटे की दुहाई साथ सर पर हाथ रखकर दुहाई देने लगी। लेकिन वकील ने भी तलवार से उसके लड़के को भी मार गिराया। राजकुमारी ने लाचारी से कहा, अगर तुमने अपने नापाक इरादों से नहीं डरते वाले तो मुझे एक मौका दो। मैं पवित्र औरत हूँ और मैंने एक शस्त्र पहना हुआ है। उसका शस्त्र उतार के आती हूँ तो मुझे अपवित्र कर देना। उस वकील ने राजकुमारी को जाने दिया और वहाँ से निकल गई। आज भी राजकुमारी में इतनी हिम्मत ही निकल भागे और जहाँ तक उसके कदमों में ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि राजकुमारी अभी तक नहीं आई और तो पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ करके उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब उसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और राजकुमारी भी भाग निकली। अगर किसी ने राजा को खबर दे दी तो मुझे खोलते हुए तेल में डाल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खेमे में जाकर सो गया। जब सुबह होती राजकुमारी आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे के लाश भी नहीं है। समझ गई कि पापी आदमी ने मेरे बेटे को भी ठिकाने लगा दिया है। बेचारी राजकुमारी अब किस किस पर एतबार करती, इसीलिए चुप रही। लश्कर फिर से राजकुमारी के बाप राजा के राज्य की तरफ रवाना हो गया। आज राजकुमारी अकेली एक बेटे के साथ गमों का पहाड़ लिए ऊँट पर सवार थी। जब तीसरी मंजिल का पड़ाव डाला गया तो आज मंत्री और वकील ने अपने खेमे में राजकुमारी के खेमे से बहुत दूर खड़ा करवा दिए थे और शर्मिंदा राजकुमारी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरान परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आप जैसे ही राजकुमारी का खेमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि अब जो पंडित है उसका खेमा उसके खेमे के सामने गिरा रहा है। राजकुमारी ने उसे भी बेहतर समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जात भी टलने वाला नहीं था। धीरे धीरे दबे पांव वहाँ मेरे खेमे की तरफ बढ़ रहा था। उसे भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जात भी टलने वाला नहीं था। धीरे धीरे दबे पांव वहाँ मेरे खेमे की तरफ बढ़ रहा था। उसे भी मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नतें की। उसके मैंने हाथ तक जोड़ डाले, लेकिन वह भी नहीं माना। यहाँ तक कि कह दिया, मंत्री और वकील जो जाहिल थे और भगवान से नहीं डरते थे, लेकिन तुम तो भगवान के रखवाले हो। तुम तो लोगों के बीच इंसाफ करते हो, भगवान की पाठ पढ़ाते हो। लेकिन पंडित भी पूरी तरह राक्षस बन चुका था। उन पर उस बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। राजकुमारी ने देखा यहाँ भी नहीं चलने वाला। इस ख्याल से राजकुमारी ने उसे भी यही कहा कि मैं पवित्र औरत हूँ और मैं अपना अस्त्र पहन रखी हूँ और मैं अपना अस्त्र निकाल कर आती हूँ तो मेरे साथ कुछ भी कर लेना। पंडित ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही राजकुमारी बाहर निकली, भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा नहर बह रहा था। उसके दिल में गमों का अंधेरा भर गया था। अपने मासूम बच्चे की याद आने
लगी उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वह सोच रही थी कि अगर राजा ने पूछा कि बच्चे किधर है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उससे अच्छा कि मैं खुद को उस दरिया के हवाले कर दूं। यह फैसला करके उस दरिया में छलांग लगा दी। पर दरिया ने भी चक्कर पर चक्कर खिलाकर कहीं का कहीं पहुंचाकर दूसरी तरफ निकाल ले गया। वहाँ उसको 6 जोगी मिले जो कि 6 भाई थे। अपने कपड़े दरिया में धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब राजकुमारी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होश हवास जवाब दे गए कि अब जाऊं भगवान गए तीनों पापी बदचलन। उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो उन 6 नंग अधंग अड़द जोगियों के हत्थे चढ़ गई। जोगियों में से एक हर एक यही कह रहा था कि यह मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि उसकी पिताजी के पास ले जाएंगे। वहाँ जिसका कहेंगे यहाँ औरत उसी की है। वहाँ राजकुमारी को अपने पिताजी के पास ले गए। उसने ओ का पिता एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि यह किसी राजपूतानी घराने की किसी और राजा की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इस लायक नहीं है कि इसी वजह से उसने अपने बेटे को समझाया, ए मेरे बेटे, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, उसे अपना बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी यहाँ बहन होंगी। उसकी खूब देखभाल करो। उसकी लक्ष्मी से तुम सबका सर ऊंचा होगा। पिताजी के फैसले से सहयोगी भाई बहुत खुश हुए और अपने से बढ़कर राजकुमारी का ख्याल रखने लगे। उनको छोड़ जब राजा चौथे दिन लश्कर से मिला तो देखा मंत्री, वकील और पंडित उससे एक कतार में थे। उसके सामने शर्मसार से पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जुबान होकर कहा, राजकुमारी तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खा कर खुद भाग निकली। राजा हैरान व परेशान हो गया कि यहाँ क्या बात हो गई। वहाँ उन तीनों की बातों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरह जा रहे हैं वहाँ जाकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। राजा अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर राजा को देखो और उससे पूछो कि उसे क्यों बेटी से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चे तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर राजकुमारी जोगियों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से भनक लग गई कि पिता राजा के राज्य में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके पिता को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने जोगियों भाइयों से कहा कि जाकर राजा को बता दो कि मेरी बहन किस्सा सुनाती है, तो क्या आप उसे किस्सा सुनाने जाओगे? राजा के मंत्रियों ने और सलाहकार ने जोगियों से किस्सा सुनने से इनकार कर दिया। उनको रुसवाई उठानी पड़ी कि फिर दोबारा अगले दिन 6 भाई राजा के दरबार में गए और राजा से रूबरू होकर बातें की कि हमारी बहन किस्सा सुनाती है, क्या आप किस्सा सुनना पसंद करोगे? राजा ने उन्हें इजाज़त दे दी। उनकी बहन का किस्सा सुनने के लिए राजा ने कहा कि अगर उसका किस्सा पसंद आएगा तो हम उसको हमेशा के लिए रख लेंगे। किस्सा सुनने के लिए उसको नौकरी पर शाम को जोगियों ने अपनी बहन को लेकर राजा के महल में हाजिर हुए। राजकुमारी नकाब में थी। सामने में पर्दा हॉल था। उसने राजा के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को पसंद आया। उसने खुश होकर जोगियों को बहुत सारा इनाम दिया। जोगियों ने इनाम देखकर अपने बहन के साथ घर वापस आ गए और पहले ही भिक्षा मांगते थे, इसीलिए बहुत खुश थे। जोगियों की बहन अब हर रात राजा को एक नया किस्सा सुनाती थी और राजा खुश होकर उन्हें इनाम देता था। फिर जोगी भाई उसे साथ लेकर घर वापस चले जाते थे। अब जो भी हो कि जान भी भिक्षा मांगते से छूट गई। एक रात जब वहाँ आई तो देखा कि आज तो उसका पति भी, राजा, मंत्री, वकील, पंडित वगैरह भी उसके पिता राजा के साथ बैठे हुए हैं। राजकुमारी ने सोचा आज तो किस्सा मज़ा करेगा। राजकुमारी आज भी हर रोज़ की तरह नकाब में थी। पर्दे की दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर आकर बैठ गई और अपने पिता राजा से
कहा, प्रभु आपको मेरी उम्र लग जाए, मैं आपको एक बहुत ख़ास कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई ज़रूरत या काम है तो वह अभी कर ले, मेरी कहानी के बीच में नहीं जा सकते। आप अगर कोई उठ कर गया तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई कहानी सुनाने नहीं आऊँगी। राजा ने सबको हुक्म दिया। सब ने हुक्म मान लिया। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपकी कहानी के बीच में नहीं उठेंगे। राजकुमारी ने अपनी कहानी शुरू की। एक जालिम राजा था। उसने अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसके पालन पोषण के लिए एक दिन उस लड़की पर राजा की नज़र पड़ी जो अब जवान हो गई थी। राजा ने उस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन भाई ने कबूल नहीं किया। राजा ने उस पर जुल्म के सितम ढा। उत्तरदाई ने बताया कि वह उसी राजा की बेटी है। राजा हैरान हुआ कि यह तो मेरा किस्सा है, तो यह औरत सुना रही है। राजा ने बहुत से हीरे जवाहरात राजकुमारी की तरफ फेंक कर कहा, देखना, कहानी को बंद करना। राजकुमारी ने हीरे लोहा रात जोगियों की तरफ फेंक दिए, जो उसे पाकर बहुत खुश हुए। राजकुमारी ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, राजा ने अपनी बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा, उसे जंगल में ले जाकर ख़त्म कर दो और उसकी आंखें और खून निकाल कर उसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गंवारा न हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वह लड़की बहुत अच्छी रहती है, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उनका वस्त्र फटकर छलनी छलनी हो जाता है और वह जंगल सुनसान में बिन वस्त्र समय गुजारने लगी। राजा उम्र थोड़ा बूढ़ा हो गया था। उससे पहले ही उससे अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्म और सितम से बहुत परेशानी और पछतावा था। जब उसे कहानी के जरिए अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। राजकुमारी को भी एहसास हुआ कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहरात राजकुमारी की तरफ फेंक दिए और कहा कि तुम अपनी कहानी को शुरू रखना। और जोगियों ने तो इतनी दौलत देखकर बेचैन हो गए। राजकुमारी ने कहा, एक दिन एक राजा का उस जंगल से गुजरना हुआ। लड़की को देखा और उसे अपने साथ अपने राज्य ले जाकर उससे ब्याह रचा लिया। राजकुमारी का पति राजा को पहले बड़ी दिलचस्पी से कहानी सुन रहा था। अचानक से चौंक पड़ा, यहाँ तो मेरी और मेरी पत्नी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहरात निकालकर राजकुमारी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, इस कहानी को शुरू रखना, मुझे इस कहानी को पूरा सुनना है। जोगी भाई तो मारे खुशी के ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। राजकुमारी ने कहानी जारी रखा। राजा ने उस लड़की से शादी की। उससे उसे 3 बेटे हुए। एक दिन राजा ने उसे उनके बेटों के साथ अपने मंत्री, वकील और पंडित के साथ उसके ससुराल रवाना किया। अब मंत्री, वकील और पंडित के 7वें आसमान उनके सर पर आगरा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि यह तो किस्सा हमारा है। राजा ने कुछ और हीरे जवाहरात राजकुमारी की तरफ फेंक दिए। जोगियों भाइयों की तो जैसी लॉटरी लग गई थी। पहली मंजिल पर राजा का मंदिर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बजे के लिए तंग किया। उसके बड़े बेटे पर का सर तन से जुदा कर दिया, लेकिन उसकी लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली। मंत्री की तो जैसे हवा गुम हो गई थी। मंत्री उठा और बोला, मुझे बहुत ज़ोर से पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजा ने उसे डांट दिया, चुप से बैठ, बज्जात कहीं के, इस वक्त तुम्हें क्यों हिसाब आ रहा है। मंत्री चुप करके बैठ गया। दूसरे मंजिल पर उसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादे के साथ लड़की को पद के लिए तंग किया और अपने नापाक नाजायज़ इरादों को पूरा करने के लिए उसके दूसरे बेटे का सरतन से जुदा करने से भी बाज नहीं आया। पर पाक दामन लड़के ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई।
अब वकील हक लाया, राजा राजा, मैं अपनी ज़िंदगी वार जाऊं, तुम पर मुझे बहुत ज़ोर से संडास आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। राजा ने वकील पर आंखें निकाला, बस बस कर, बस जात और चुपचाप से बैठ। जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोग को लैट्रिन पेशाब आ रही है। वहीं वकील भी चुप होकर बैठ गया। तीसरी मंजिल पर अब पंडित की बारी थी। वहाँ भी भगवान और देवताओं को भूलकर सदी के लिए लड़की को तंग करने लगा। उस जालिम ने उसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर से अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े नहर में कूद गई। पंडित ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसे भी डांट कर चुप कर दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहाँ उसे 6 जोगियों ने देखा और उसे दरिया से निकाला। अब जोगियों भैयों की ठगी बंद हो गई कि वहाँ ना हो, हमारी बहन का कहानी है। वहाँ भी चुप साथ कर बैठ गए। जोगी उस लड़की को अपने पिता के पास ले गए कि अक्लमंद पिता ने उस लड़की को उन भाइयों की बहन बना दिया। उसके पिता राजा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहरात के ढेर उनके सामने लगा दिए और राजकुमारी से कहा कि किस्सा को जारी रखा जाए। लड़की को किसी तरह पता चला कि उसके पिता राजा का राज्य है। उसे पता था कि उसके पिता को दास्तान सुनने का बहुत बड़ा शौक़ है। उसने अपने भाइयों के ज़रिए राजा को हलवा भेजा, अगर उसे मंजूर हो तो आकर कहानी सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके पिता राजा का दिल चूर चूर हो गया और वहाँ एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हो गया। राजकुमारी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके पति राजा ने भी राजकुमारी को पहचान लिया। बाप बेटी को और पति पत्नी पाकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने मंत्री, वकील और पंडित को पकड़कर उनसे कहा कि बोल, कैसी सज़ा चाहिए? 4 छड़ी चालू किया, 4 भटूरे या बड़ा ही जुबान में 2 सख्त सज़ा के नाम हैं। उन्होंने कहा कि 4 भटूर बादशाह ने बाहर घोड़े मंगवाए। हर एक के हाथ पैर घोड़ों पर 4 तरफ बांधकर उन्हें 4 तमाम घुमाया गया। तीनों को उनकी किए की सज़ा मिल गई थी। एक राजा को उसकी पत्नी मिल गई थी और दूसरे राजा को उसकी बेटी मिल गई थी और एक राजकुमार को उसकी बहन मिल गई थी। अब यहाँ चारों आपस मिलकर बहुत रोते हैं और अपनी गलतियों की माफ़ी राजकुमारी से मांगते हैं। भाई अपनी बहन से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दे बहन। इधर जोगी भाई भी माफ़ी मांगते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कहानी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।